देखना यहाँ तक आ रहा है नहीं उधर नहीं आ रहा। अब आ रहा है। लास्ट हमने पावर एम्पलीफायर्स में कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री में कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल से उल्टा है। पुश पुल एम्पलीफायर वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री और पुश पुल में बहुत फर्क है, ठीक है, उसमें हम ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में पुश पुल में जो ड्राइवर स्टेज है, जो आपका बीच वाला पार्ट है, इसमें आप क्लास बी पावर एम्पलीफायर यूज कर रहे हो, इसके अंदर भी आप ऐसे ही कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे चेंज क्या है, वहाँ पे आप इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट मतलब एनपीएन एनपीएन मैच ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हो, मैच्ड मैच्ड, समझ आ रही मेरी बात, एक जैसे मैच ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हो, इक्वल एंड अपोजिट, इसीलिए वर्ड यूज किया, इक्वल वर्ड मैच ट्रांजिस्टर के लिए यूज किया। आपको बताया था ये और ये एमीटर बेस एंड कलेक्टर, ठीक है, ऐसे बताया था एमीटर बेस एंड कलेक्टर, तो ये दोनों यहाँ से कनेक्टेड हो जाएंगे, ऐसे बताया था, ये यहाँ से कनेक्टेड हो जाएंगे लोड से, पहले ट्रांसफार्मर होगा, ये बताया था, ठीक है। एक आपका फेज शिफ्टर, एक आपका ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। ये कहानी बताती है। कॉम्प्लीमेंट्री में आपने क्या किया है, वहां पे आप इक्वल ट्रांजिस्टर यूज नहीं करो, मतलब मैच ट्रांजिस्टर यूज नहीं करो, क्या कर रहे हो आप, आप एनपीएन यूज कर रहे हो, ये एनपीएन है, तो दूसरा आप क्या कर रहे हो, पीएनपी को यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, पीएनपी, समझ आ रही है, पीएनपी, बाकी कहानी तो हो जाएगी, समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगा कल पूछ लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा इसे पढ़ लेती हूँ, बूट स्ट्रैपिंग में भी समझाती जाऊँगी, ठीक है। जाते हो, पहले मैं फ्रेश माइंड से यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहूँगी, ठीक है बच्चे, बातें मत करो। कहाँ है आशीष, आ गया, चलो और किसे बुला लेते हो। आज जो मैं नया चैप्टर आपका स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज अ फीडबैक एम्पलीफायर। क्या है आपके चैप्टर का नाम, फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। तो इसको जो तरीके से समझिएगा, आपको टेक्निकल समझना है, ईडीसी और इलेक्ट्रिकल सबसे सिंपल और इजी सब्जेक्ट है, इवन आपके मैथ्स से भी ज्यादा सिंपल है, आ जाया करो बिना कहीं पूछा मत करो। आपका है फीडबैक एम्पलीफायर। देखो क्या होता है, पूरी कहानी से डिटेल में बता रही है, जैसे आपको बुक में दिखाई दे, आपको कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। फीडबैक एम्पलीफायर क्या कहता है, आपको फीडबैक से समझ आ रहा है कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि फीडबैक एम्पलीफायर की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई इट इज नीडेड, ठीक है। हमें क्यों एम्पलीफायर से, देखो हमने ऐसे काम किया, हम डायोड से ट्रांजिस्टर पे चले, ट्रांजिस्टर से हम बीजेटी पे चले, सॉरी डायोड से आप डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस, डायोड सबसे पहले डिवाइस कौन सा था, डायोड का फर्स्ट एप्लीकेशन आपने लिया, जिसमें आपने क्या किया, आपने एलईडीज वगैरह बनाया, फिर आपने उसको किसके लिए यूज किया, एम्पलीफायर के लिए यूज किया, एम्पलीफायर में आपने बीजेटी को यूज किया, ठीक है। उसके बाद आपने नई टेक्निक आई जिसमें आपने आईसीज यूज करने शुरू करी, आईसीज में हमने क्या किया, मोसफेट वगैरह को यूज करना शुरू किया, सीमोस को यूज करना शुरू किया, ये आपका ईसीडी का पार्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस डिवाइसेस के जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं हम अपनी लार्ज एप्लीकेशन से, मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से, या अपने गेन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ अभी तक आपने जो पढ़ा था वो आपने सिंपल एम्पलीफायर्स पढ़े थे, ठीक है। अब उसमें आगे हमने देखा कि अब इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के, हमने सिंपल एम्पलीफायर का आपको पता है वो एक्टिव रीजन में काम करेगा, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज, ये आपकी क्या रहेगी, वाइज रहेगी, और आपका जो ट्यूब पॉइंट है वो मिड में फिक्स रहना चाहिए, ये था ना, डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन का क्रॉस कनेक्शन, और जिसमें आपका जो ट्यूब पॉइंट है तीन जगह रह सकता है, तो सैचुरेशन पे या कट ऑफ में या फिर मिड, तो आपने मिड में जब अपना
ट्यूब पॉइंट सेट किया तो आपने वहाँ क्या किया, वहाँ पे वो आपका सिंपल एम्पलीफायर हो गया। अब सिंपल एम्पलीफायर से हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हमने क्या किया, एम्पलीफिकेशन तो हो रहा है पर उस लेवल पे नहीं हो रहा है जिस लेवल पे हम चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, उस एम्पलीफिकेशन के लिए हमने एक स्टेज से दूसरी स्टेज को जोड़ा, दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज को जोड़ा, मतलब गेन को बढ़ाने के लिए। फिर मैंने आपको ईडीसी में जब हमने अब एंटर किया था अपने सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में, इस चैप्टर में आपने नया सब्जेक्ट पढ़ा, सॉरी, ईडीसी। तो उस ईडीसी के अंदर सबसे पहले आपने पढ़ा बेसिक तो पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसके एप्लीकेशंस पढ़े लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे। तो हमने यहाँ पे बीजेटी को ही यूज कर रहे हैं। अभी शुरू के 5 चैप्टर में हम बीजेटी पढ़ेंगे और फिर बाकी लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, अपना मोस्टफेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा मेन काम बीजेटी का है। तो बीजेटी के जितने भी एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हैं, पहले आपको वो पढ़ाए जाए, ठीक है, क्योंकि चल तो अभी बीजेटी भी रहा है, ऐसा तो नहीं कि मोस्टफेट ही चल रहा है। अगर आपको सर्किट बनाने के लिए दिया जाएगा तो बेसिक आप किससे बनाओगे, बीजेटी से ही बनाओगे, ठीक है। तो बीजेटी से जब आपने बनाया तो बीजेटी में आपने यूज किया कि हमें एक स्टेज से गेन हमारा उतना सफिशिएंट नहीं है, तो हमने क्या किया, उस गेन को बढ़ाने के लिए हमने गेन बढ़ाया। गेन कैसे बढ़ेगा, हमने नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाया। पहले आप सिंगल स्टेज पढ़ते थे जहाँ पे केवल एक ट्रांजिस्टर होता था जो एम्पलीफायर की तरह काम करता था। फिर आपने 2 स्टेज किए, 2 स्टेज को जोड़ने के लिए आपको कपलिंग डिवाइस, कपलिंग टेक्निक्स की जरूरत पड़ी, जिसमें आपने आरसी पढ़ा, ट्रांसफॉर्मर पढ़ा, डायरेक्ट कपलिंग पढ़ा, ठीक है। ये आपकी कपलिंग टेक्निक्स थी। आपने बाईपास कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, आपने एमीटर बाईपास कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, आपने कपलिंग कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने ये बताया कि कपलिंग कैपेसिटर जब हम इनपुट आउटपुट में लगाते हैं तो वो कपलिंग कैपेसिटर में होता है, वो एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। डीसी को क्यों ब्लॉक करता है वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, डीसी के अंदर फ्रिक्वेंसी नहीं है और हमारा कैपेसिटर फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। जो हम एमीटर साइड पे जो कैपेसिटर लगाते हैं वो कैपेसिटर हमारा क्या करता है, बाईपास करता है, मतलब जितने भी एमीटर के पास में जितने भी आपके वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी इनपुट बेस वोल्टेज को इफेक्ट ना करे, तो उसको बाईपास करने के लिए, जैसे मैंने ये कहा कि आप अगर बाईपास रोड पे भीड़ है और वहां पे एक फ्लाईओवर बना दिया गया या अंडर बाईपास बना दिया तो रूट डाइवर्ट हो जाएगा, हाँ या ना। तो जो मेन वाला एरिया है उसमें भीड़ नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही हमने इसमें किया, एमीटर बाईपास। बाईपास का मतलब यही है, हम चाहते हैं एमीटर को तो आपने कॉमन ग्राउंड कर दिया और उसको अब हमें पता है कि वोल्टेज तो प्रोड्यूस होंगी, जब फ्लक्चुएशन होगी तो इनपुट वोल्टेज कहाँ से आएगी, बेस और एमीटर से। तो VBE और VBE अगर बढ़ेगी, अगर E बढ़ेगा तो अगर E बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज आपकी कम हो जाएगी, मतलब नेगेटिव में आ जाएगी, तो आउटपुट पे पहुंचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो उसके लिए हमने क्या लगाया, बाईपास कैपेसिटर एमीटर के पैरेलल में लगाया, ठीक है। हर कंपोनेंट की अपनी एक क्वालिटी होती है, जैसे आप उसको यूज करते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ, अब अगर मैं टीचर हूँ तो मैं मैथ्स भी पढ़ा सकती हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ाऊंगी, जब सब्जेक्ट मैथ्स का है तो मैथ्स ही पढ़ाऊंगी ना। अगर मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ तो मैं टीचर हूँ तो मैं इंग्लिश ही पढ़ाऊंगी ना, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को मतलब नहीं है। तो हर एक चीज़ ऐसा नहीं है कि जो टीचर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ाएगा। तो वही मतलब है मेरा कि कैपेसिटर है, हर कैपेसिटर की अपनी एक, उसको जहाँ पे आप जैसे कनेक्ट कर रहे हो, जिस पर्पस के लिए कनेक्ट कर रहे हो, उसकी कनेक्शन की अपनी अलग प्रॉपर्टी, समझ आ गई एक बार। फिर हमने उसी के अंदर हमने आगे पढ़ा कपलिंग टेक्निक्स के बाद में 2 टाइप के एम्पलीफायर। अब तक हम जो पढ़ते आ रहे थे एक आपका वोल्टेज एम्पलीफायर जो वोल्टेज को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। फिर हम पावर एम्पलीफायर जो पावर को बढ़ाते हैं। मैंने बताया था कि वोल्टेज और पावर, फर्स्ट चैप्टर में मैंने वोल्टेज एम्पलीफायर बताया, नेक्स्ट में मैंने पावर एम्पलीफायर बताया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि पावर एम्पलीफायर, पावर को हम ना जनरेट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मींस पावर एम्पलीफायर बेसिकली जस्ट कन्वर्ट डीसी टू द एसी। कुछ तो आपको वोल्टेज से मिल जाता है सिग्नल, कुछ आपको डीसी से एसी में कन्वर्ट करोगे तो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को फुलफिल करने के लिए आप पावर एम्पलीफायर को यूज करते हो कि लोड आपका प्रॉपर्ली ड्राइव हो जाए। फिर आपको ये बताया गया कि डायरेक्टली लोड पे हम आउटपुट क्यों नहीं देते, उसके पीछे ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमें इंपीडेंस मैचिंग करनी होती है, ठीक है। इसी चैप्टर के अंदर आपको मैंने डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर्स बताए, पावर एम्पलीफायर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी, ठीक है। उसी में आपने क्लास बी, क्लास ए पढ़ा जिसमें आपने कलेक्टर एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, क्लास बी को यूज करके आपने पुश पुल एम्पलीफायर बनाया। फिर उसके बाद में आपने पुश पुल एम्पलीफायर की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया वो समझाया था। मैंने आपको बताया था उसमें हार्मोनिक्स आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोनिक्स तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, लेकिन क्लास बी एम्पलीफायर क्या कर रहा है,
लेवल तक रिड्यूस कर दिया। समझ आ गई बात? ये सब कहानियां पढ़ चुके हैं। फिर इसके अंदर मैंने आपको एक दो चार छोटी छोटी चीजें और बताई थी। अब इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर आज हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज योर फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, कहानी समरी समझ आ गई अब सब कुछ। अब यहाँ सुनिएगा, फीडबैक एम्पलीफायर की जरूरत सबसे पहले बताऊंगी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि बच्चे हमें ये पता है कि हमारा एम्पलीफायर कोई भी हो वो एम्पलीफिकेशन करेगा। ठीक है, तो वोल्टेज में सबसे पहला एम्पलीफिकेशन तो वोल्टेज में ही होगा ना, और फिर उसको आप यूज करोगे पावर एम्पलीफायर के लिए। तो कुल मिला के जब भी आप एम्पलीफायर की बात करते हो तो एम्पलीफायर का मतलब है टू इंक्रीज द लेवल। मैंने लेवल वर्ड यूज किया है, वो पावर लेवल भी हो सकता है, वो वोल्टेज लेवल भी हो सकता है। ठीक है, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ वीक सिग्नल टू लार्ज सिग्नल, यही है। अब उस वीक सिग्नल में मतलब ये है कि ये आपका एम्पलीफायर है, वो वोल्टेज है, पावर है, इसकी बात ही नहीं करेंगे, आई एम जस्ट सिंपली टॉकिंग अबाउट द एम्पलीफायर। तो यहाँ आपका वीक सिग्नल है, और जैसे आप उसे एम्पलीफायर में करोगे तो दिमाग में थॉट आता है कल एम्पलीफायर इज अ डिवाइस और अ सर्किट which convert the weak signal into the large signal. Yes. That's it. Simple सी बात। तो कोई पूछे एम्पलीफायर क्या, एम्पलीफायर convert the weak signal into the large signal. That's it. ऐसे आप बना सकते। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अब आप ये सुनिएगा, अगर ये जो सिग्नल है, अब जैसे आपको माइक है, माइक में एम्पलीफायर ही है, वोल्टेज एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर है। ठीक है, मैं सिर्फ एम्पलीफायर बोल रही हूँ, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, वोल्टेज और पावर का ही कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ बोला, अगर मेरे पीछे से आपको कोई नींद आ रही है, मैं कहूँ दो क्या हो, जाओ खड़े हो, नींद आ रही है तो जाओ घूम के आओ, पटाई के आओ। जैसे ही आपने माइक पकड़ा बच्चों, जाओ, जैसे आपने माइक पकड़ा, और आप एक चीज को कंसीडर कीजिए कि पीछे से मेरा फोन बज रहा है, फोन खराब हो गया, फोन का जो म्यूजिक है वो बंद नहीं हो पा रहा है, फोन का जो म्यूजिक है वो बंद नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, जितनी ज्यादा मैं वॉल्यूम बढ़ाते चली जाऊंगी अपने माइक का, तो जितना ज्यादा मैं बोलूंगी मेरी आवाज को वो एम्पलीफाई करेगा, तो वो एम्पलीफाई उस फोन का जो म्यूजिक बज रहा है उसको एम्पलीफाई करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना। अब सुनो, अब मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें, साथ में फोन बार बार बजे जा रहा है, तो जितनी बार फोन बजेगा या कॉल आएगी, फोन मेरे साथ में है, मैंने फोन कहीं रखा नहीं, तो जितनी बार मैं बोलूंगी, जितनी तेजी से वो सिग्नल आपको दूर तक सुनाई देगा, वैसे वैसे फोन के साथ रिंगिंग भी सुनाई देगी। यस और नो। तो आपके लिए वो जो सिग्नल है, वो जो पीछे से म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड, ये जो रिंगिंग टोन बज रही है, तो एक तरीके से वो क्या होगी, नॉइज होगी ना, अनवांटेड। आप किससे चाहते हो, सिर्फ मुझे सुनना चाहते हो, मुझे मैडम पढ़ा रही है सिर्फ वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, अब समझ क्या आ रहा है कि वो जो फोन है वो आपके लिए क्या हो गया, अनवांटेड। तो अनवांटेड सिग्नल इज कंसीडर्ड एज अ नॉइज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। टेक्निकली नॉइज क्या है, अनवांटेड सिग्नल है, तो वो भी सिग्नल ही ना, बट दे आर द अनवांटेड सिग्नल। ठीक है, समझ आई मेरी बात? दोस्तों यहाँ से अभी बात हम क्या कर सकते हैं, एक बार पॉज करना है। समझ आई मेरी बात? तो अब आपको दो चीजें याद रखनी है, नॉइज क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल, ठीक है। ये अनवांटेड सिग्नल कहीं पर भी प्रोड्यूस हो सकता है, सर्किट की वजह से हो सकता है, बाहर से हो कुछ भी हो सकता है। समझ आ गई मेरी बात? अब हमें ये पता है कि ये सिग्नल हर बार पिक्चर में आएगा ही आएगा, आपको नॉइज को नहीं रोक सकते। मैं कितना भी पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास के अंदर पढ़ लूं तो आपको पता है कोई ना कुछ तो डिस्टरबेंस होगी, यहाँ नहीं होगी, बाहर होगी, बाहर नहीं होगी, आप थोड़ा सा मूव करोगे तो चेयर की होगी। तो these signals are unwanted and it is definitely would be generated, ये उत्पन्न भी जरूर होगा, आप चाहे वो जितना भी हो, आप इसको कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। और आप वो टेक्निक्स यूज करोगे जिससे वो नॉइज कम हो सके। क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, यहाँ से लोगों को हटा देंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उसे करने के लिए हमें कुछ
कुछ ना कुछ मैथोलॉजी जरूर यूज करनी पड़ेगी। समझ आ गई मेरी बात? तो नॉइस के लिए आपको यू विल हैव टू बी रिमेंबर नॉइस इज अ अनवांटेड सिग्नल, दैट्स इट, हमेशा। ठीक है, नॉइस को चलो, नॉइस का मतलब शोर ही है, वो अनवांटेड सिग्नल, बताओ अनवांटेड सिग्नल होता है। ठीक है, वो अपनी बात कर रहे हैं लेकिन मेरे लिए तो वो अनवांटेड है ना, तो वो नॉइस कंसीडर हो। ठीक है, अब यहां देखिए, अब जो है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब आपको पता है कि ये मेरा एम्पलीफायर था जो वीक सिग्नल को, ये आपने इनपुट दी, ये आपकी आउटपुट थी, आपने इनपुट दी, आउटपुट पे आपका ये आया। तो अगर यहाँ पे, यहाँ सुनो, ये इनपुट थी जिसमें आपने इनपुट दिया, एम्पलीफायर था, वो सिग्नल एम्पलीफाई हो गया। ठीक है, वोल्टेज और करंट आपकी क्या होगी, एम्पलीफाई होगी, रेंज बढ़ गई, ऐसे क्या हो गया ना, वोल्टेज लेवल से कितना ज्यादा बढ़ गया। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 वोल्ट था तो यहाँ पे 50 वोल्ट 70 वोल्ट कितना बढ़ गया। समझ आया मेरी बात? यस और नो? तो ये तो हो गया आपका एम्पलीफायर। अब हमें ये पता है कि इस सिग्नल को जब आपने इनपुट किया होगा तो इसके साथ कुछ ना कुछ नॉइस भी प्रोड्यूस जरूर हुई होगी। ठीक है, वो 1 वोल्ट हो, वो 0.5 वोल्ट हो, वो 0.3 वोल्ट हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ नॉइस भी इसके साथ में जरूर गई होगी, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो साथ में कुछ ना कुछ नॉइस आसपास से आती रहती है। ठीक है, तो इसके साथ इनपुट सिग्नल के साथ आपकी नॉइस भी गई, तो जब यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट। आउटपुट किसके बराबर होगी, एम्पलीफाइड सिग्नल प्लस नॉइस, एम्पलीफाइड नॉइस, एम्पलीफाइड सिग्नल प्लस एम्पलीफाइड नॉइस। तो इट मींस कि आपका आउटपुट पे आपको हर बार सिग्नल मिलेगा एम्पलीफाइड, बट उसके साथ में एम्पलीफाइड नॉइस भी मिलेगा, अनवांटेड सिग्नल भी मिलेगा। गेट माय पॉइंट? तो उस सिग्नल, उस नॉइस को रिड्यूस करने के लिए तो अभी बात समझ आ गई आपको कि जो सिग्नल है वो एम्पलीफाइड सिग्नल विद एम्पलीफाइड नॉइस है। अब वो नॉइस हमारे किसी काम की नहीं है, अब वो कंटीन्यूअस अगर नॉइस बजती रहेगी, आपको पता है आप उसमें बात कर रहे हो, ठीक है, और कहीं से लाइन कनेक्ट हो गई तो लाइन काट देते हो ना, ठीक है, और कंटीन्यूअस आप भी बोल रहे हो और सिग्नल अगली पे कुछ मतलब आपका सिस्टम चल रहा है, और सिस्टम के अंदर नॉइस ऐसा नहीं कि वहां से ही आती है, नॉइस सर्किट की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी आती है। इतना टेम्परेचर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही तो है, करंट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बार बार फ्लो कर रहे हैं, तो उनके घूमने से, कोलिजन से, इधर उधर आने जाने से भी तो हीट जनरेट होगी, वो हीट भी तो क्या करेगी, करके सिग्नल ही तो है। समझ आई मेरी बात? तो वो नॉइस को हमें क्या करना पड़ेगा, उस एम्पलीफाइड नॉइस तो एम्पलीफाई होगी होगी, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। तो हमें क्या करना है, इस एम्पलीफाइड नॉइस पे वर्क करना है, क्योंकि हमें बढ़िया सिस्टम तब कहलाता है जो आप जैसे इनपुट दे रहे हो, आपको आउटपुट कैसे चाहिए उसकी मतलब आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द इनपुट, मतलब आपको जैसे आपने इनपुट दी आपको एग्जैक्टली वैसी आउटपुट मिले। समझ आई मेरी बात? तो उसके लिए हमें क्या करना है, और हमें ये भी पता है कि नॉइस जरूर एम्पलीफाई होगी, ये भी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, हम उस नॉइस को कम करने की कोशिश करेंगे। अब वो नॉइस किसी भी वजह से हो सकती है, सर्किट की वजह से हो, एनवायरनमेंट की वजह से हो, किसी भी वजह से हो। तो हम जब सर्किट बनाएंगे, कोई डिवाइस आप डेवलप करोगे तो उसको आप सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखोगे ना, प्रैक्टिकल को ये थोड़ा ना कि जो कुछ होगा उसके हिसाब से, प्रैक्टिकल कंडीशंस की वजह से ध्यान में रखिए, कभी कोई डिवाइस नहीं बनती, आप आइडियल कंडीशन में लेते हो, फिर आप प्रैक्टिकल कंडीशन देखते हो कि क्या क्या हो सकता है। समझ आ गई मेरी बात? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एम्पलीफायर के साथ में ये जो आपका एम्पलीफायर है,
ये आपका एम्पलीफायर था, दिस वाज योर इनपुट, दैट वाज योर आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, इस नॉइस को रिड्यूस करने के लिए, इस एम्पलीफाइड नॉइस को आउटपुट पे रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हर बार मैंने माना 100% आपकी 50 वोल्ट आ रही है आउटपुट पे टोटल, और 4 वोल्ट या 5 वोल्ट इसमें क्या आ रहा है, नॉइस आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा गेन आपका सपोज 4 आ रहा है, लेकिन अभी आपको जो गेन मिल रहा है नॉइस वगैरह की वजह से वो 3 मिल रहा है, तो मुझे गेन कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम हर बार ये जो 1 वोल्ट का जो गेन है हमारा, 1 यूनिट गेन है जो कम आ रहा है, ठीक है, या मैं वोल्टेज के टर्म्स में बात करूं कि मेरी यहाँ पे जो 5 वोल्ट की कमी आ रही है, 5 वोल्ट का जो नॉइस आ रहा है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, उतने पार्ट को मैं वापस क्या करूंगी, फीडबैक करूंगी। मतलब फीड का मतलब डालना, बैक का मतलब वापस, ठीक है, और ये वापस जाएगा इनपुट के पास। मतलब 50 में से आप ऐसे कहो 50 डेसिबल में से 50 डेसिबल का सिग्नल हमें आउटपुट पे मिलना चाहिए था, वहां पे हमें सिर्फ 45 डेसिबल का सिग्नल मिल रहा है, तो 5 डेसिबल कम हो गया, तो सिग्नल तो हमारा आपको आउटपुट मिली, पर उसमें जो वो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो 5 डेसिबल है, वो 5 डेसिबल तो बेकार हो गया ना, और काम का सिग्नल हमारा क्या है, 5 डेसिबल आ नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस नॉइस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस सिग्नल का कुछ पार्ट, सारा नहीं, कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ द आउटपुट का कुछ भाग इनपुट पे वापस क्या करेंगे, फीड कराएंगे, वापस डालेंगे, किसकी हेल्प से, फीडबैक एम्पलीफायर की हेल्प से, फीडबैक एम्पलीफायर। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है, ठीक है। तो ये सिग्नल वापस आप आउटपुट सिग्नल को वापस आप क्या करोगे, फीडबैक सिग्नल पे डालोगे, ये फीडबैक सिग्नल किस पे जाएगा, इनपुट पे जाएगा, और फिर से ये एम्पलीफायर पे जाएगा, और ये काम तब तक होगा जब तक आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिले। समझ आ गई, ये काम तब तक होगा जब तक आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिले। तो फीडबैक एम्पलीफायर के लिए आप ये कह सकते हो कि फीडबैक एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर है जिसमें हम डिजायर्ड आउटपुट के लिए और नॉइस को रिड्यूस करने के लिए आउटपुट का कुछ पार्ट वापस इनपुट पर डालते हैं, और आउटपुट से वापस इनपुट पर डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फीडबैक एम्पलीफायर की जरूरत होती है। याद रखना, सम पार्ट, नोट टोटल आउटपुट नहीं, टोटल तो नॉइस नहीं हो सकता ना, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है या नहीं है। अब सुनिएगा, अब ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। फीडबैक एम्पलीफायर इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। जितना ज्यादा सुनोगे तो ज्यादा समझ आएगा। आई एम जस्ट गिविंग द टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक। अगर आपका एम्पलीफायर, मैं समझाऊंगी इसको क्या होता है, अगर आपका जो फीडबैक एम्पलीफायर है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो वो कहलाएगा धनात्मक फीडबैक एम्पलीफायर या पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। और अगर वो ये फीडबैक जो है, कल ही मैं इसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ इसकी, और अगर ये नेगेटिव है तो ये कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। अब मैडम ये कैसे डिसाइड होगा कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ देखो, आपको ये पता है कि हम जितने भी अब तक एम्पलीफायर यूज करते आ रहे हैं, तो आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से पता है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम कॉमन एमिटर मोड में एम्पलीफायर को यूज करते हैं। पता है ना मेरी बात, यहाँ पे हम जो एम्पलीफायर यूज करते हैं उसमें जो हम कॉन्फ़िगरेशन मेथड जो यूज करते हैं, 3 टर्मिनल्स है ना, बेस, एमिटर एंड कलेक्टर। तो हम उसमें क्या कॉमन एमिटर मोड को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हर जगह हमने एमिटर को ग्राउंड किया है, हाँ या ना, ठीक है। तो कॉमन एमिटर को यूज करने पर कॉमन एमिटर के लिए ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। मतलब अगर आप इनपुट ये दे रहे हो तो आपको आउटपुट ऐसे मिलेगा। ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट एडीसी में सबसे पहले दिन बताया था कि इसको पढ़ लेना, आपने नहीं पढ़ा होगा,
है ना। तो ये मैं आप पढ़ के आना, तो मैं मंडे को बताऊंगा क्योंकि पहले मैं चैप्टर कंप्लीट करूँ। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? ये चीज बताने को जरूरी है, मैं बताती हूँ क्यों। समझ आ गई मेरी बात? हम एम्पलीफायर के लिए कॉमन एमिटर मोड को यूज करते हैं। तीन बताएंगे थी ना, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, जिसके लिए आपका करंट रेशियो था अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा कॉमन बेस के लिए, कॉमन एमिटर बीटा के लिए, तो गामा। ठीक है, करंट गेन क्या था? आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, क्योंकि बीजेटी आपकी करंट कंट्रोल डिवाइस है और मॉसफेट आपकी पोटेंशियल कंट्रोल डिवाइस है। समझ आ रही है मेरी बात? यहां सुनिए क्वेश्चन। अब आपको ये पता लग गया कि जब हम इस एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, ये एम्पलीफायर कौन सा है? कॉमन एमिटर मोड। ठीक है, कॉमन एमिटर मोड। तो यानी जब आप इसमें जो भी इनपुट अप्लाई करोगे, आउटपुट पे कितने डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा? 180। राइट, कितने डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा? 180 जो आ रहा है, ये ऐसे था, ये बिल्कुल उल्टा हो गया, तो टोटल 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। तो यानी ये एम्पलीफायर जो है, ये क्या है? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। समझ आ रही है बच्चों मेरी बात? यस और नो? समझ आ रहा है? फेज शिफ्ट 180 डिग्री का। अब हमने क्या किया है, यानी यहाँ पे ये ऐसे दिया, बड़े ध्यान से देखिए। पहले मैंने यहाँ पे ये दिया, आउटपुट पे क्या आएगा आपका? आउटपुट पे आपका आएगा ये वाला। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। फिर आप क्या करोगे? आपको बनाना है फीडबैक एम्पलीफायर। तो आप क्या करोगे? एक फीडबैक एम्पलीफायर आप यहाँ लगाओगे। ये देखो मैंने एरो दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? ये आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। ठीक है, आपने इसका कुछ पार्ट यहाँ डाला। ठीक है, तो मैंने डाला कि मैंने इसका कुछ पार्ट यहाँ पे डाला। ये फीडबैक जो एम्पलीफायर है, अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है, दो प्रायिकता है, या दो कंडीशंस, दो कंडीशंस जो है वो हो सकती है। क्या हो सकती है? ये दो कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो यहाँ पे आपको ऐसे मिले, ठीक है, पहले सुन लो मेरी बात, या तो आपको यहाँ पे ऐसे मिले यहाँ, और या फिर आपको यहाँ पे ऐसे मिले। बाहर का देखो, यहाँ से। तो ये जो 180 डिग्री, ये इसी दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देखो, अगर आपका इनपुट सिग्नल अगर आपका इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल, इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल, इनपुट और फीडबैक सिग्नल सेम फेज में है, ध्यान से सुन लो। अगर इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल सेम फेज में है तो वो कहलाएगा आपका पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल। ठीक है, और अगर आपका इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल डिफरेंट फेज में है, रितेश, डिफरेंट फेज में है यानी अपोजिट फेज में है, तो वो कहलाएगा आपका नेगेटिव फीडबैक सिग्नल। पहले मेरी लाइन सुनिए, समझ आ गई आपको मेरी बात? मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखो, मैं दो डायग्राम बनाऊंगी, मुझे ये बताना है यहाँ पे आ रहा है इसमें सिर्फ तो डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ देखिए, आपके दिमाग में चीज सेट हो। आप लोग बनाने के लिए कहेंगे मैंने चैप्टर पढ़ लिया, तो आप कहोगे तुझे नहीं आया तो मुझे आ गया। मेरे क्लास लेने का फायदा बस तभी है जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नंबर आना कोई करती है। मेरे तरफ से 50 में से आपको किनारे पे पास टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ देखिए, एम्पलीफायर कौन से मोड में होगा? कॉमन एमिटर मोड में, यू नो। ठीक है, ये कौन सा एम्पलीफायर है? फीडबैक। ये जरूरी नहीं है कि ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा या नहीं देगा, इसका मतलब ये कॉमन एमिटर मोड में नहीं है, ये डिपेंड करेगा। समझ आ गई मेरी बात? कि कॉमन बेस 180 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं देता, सिर्फ कॉमन एमिटर देता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ गई मेरी वाली बात? ये एम्पलीफायर फिर से ये वाला पोर्शन दोनों के लिए सेम है। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका फीडबैक,
मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा रही हूँ, बुक में इतना डिटेल में नहीं। आपको कहानी मिलेगी जो मैं बोल रही हूँ वही मिलेगा, तो सही मिलेगा कि इधर चीज समझा रही हूँ, ठीक है। अब उसमें लिखा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, तो आपको वो कहानी तो पता ना 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, उसके अंदर की कहानी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्यों होगा क्यों नहीं होगा, तो मैं वो चीज आपको समझाना चाहती हूँ। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपने यहाँ पे ये इनपुट लिया, यहाँ का ये आउटपुट आया, ठीक है। फिर आपने एक यहाँ पे इनपुट लिया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। बस इसमें ये तो दोनों के लिए सेम है ना। अब मैंने क्या कहा कि आपका अगर इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल, इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल अगर सेम फेज में होंगे तो पॉजिटिव फीडबैक होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे सिग्नल यही वाला होना चाहिए, ठीक है। सेम फेज में हो गया, इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल अगर सेम फेज में होंगे तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल। क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल। तो ये तो हुआ पॉजिटिव फीडबैक। अभी सुनिएगा जरा क्या करना, अभी आगे कुछ और थोड़ा सा बोलूं। तो ये यहाँ से ये आया 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। अब यहाँ से आपने इसका ही कुछ पार्ट, यानी आपने यहाँ पे ये वाला पार्ट दिया, तो यहाँ पे आया ये वाला, भाई यही तो सिग्नल था ना आउटपुट में, इसी का कुछ पार्ट आपने दिया, तो ये इसी तरह से तो आएगा, ठीक है। तो जब ये आपने दिया तो यहाँ पे ये उल्टा हो गया, तो यानी यहाँ से आने में यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने डिग्री का फेज शिफ्ट फिर से आ गया, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट फिर आ, मतलब यहाँ पे 180 डिग्री इस वाले पे और 180 डिग्री इस वाले, टोटल कितना हो गया 360। यानी पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में टोटल फेज शिफ्ट 360 डिग्री का आया, 180 डिग्री प्लस 180, ठीक है। तभी तो सेम फेज में आएंगे। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में आपका टोटल फेज शिफ्ट 180 को 360 का आता है, 180 ऊपर वाले एम्पलीफायर से और 180 नीचे वाले से, यानी यहाँ पे भी आप कॉमन एम्पलीट्यूड जैसे ये यूज कर ऐसे ही यहाँ पे करो, ठीक है। फीडबैक एम्पलीफायर आर नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर, वही से आपने कहानी और समझ आ रही है बात। फीडबैक एम्पलीफायर लगाने का मैथड जो पर्पस है वो डिफरेंट है, समझ आ गई मेरी बात। उसके बाद में अब जो और यहाँ पे जो सिग्नल आएगा तो आउटपुट कैसे आएगा, मतलब सेम फेज में होने की वजह से ये वाली वैल्यू, तो ये तो बहुत बढ़ गया, ये बढ़ गया ना आपका। अब जो पहले मैं पूरी बात बोल दूं फिर मैं डिस्टिंग्विश करके पढ़ूंगा। ये वाला ये पॉजिटिव था, मतलब ये इनपुट था, सॉरी पॉजिटिव नहीं इनपुट था, ठीक है। इस इनपुट को आपने दिया, यहाँ पे ऐसे ही आएगा, राइट। उसके बाद आपने क्या किया, इसका कुछ पार्ट यहाँ पे दिया। एक प्रायिकता तो हम कर चुके हैं कि जब आपका इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल सेम फेज में हो तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक, यानी टोटल 360 डिग्री का फेज शिफ्ट है। अब जब हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे तो ये आपका सिग्नल है 180 डिग्री फेज शिफ्ट, आपने इसको यहाँ से यहाँ दिया, यहाँ पे देने के बाद में मैंने क्या कहा, अगर आपका इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल सेम फेज में ना हो, ये होने वाला तो कर चुके हैं, अगर आपका इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल सेम फेज में ना हो, ऐसे तो होगा। तो यानी व्हाट डज इट मींस, इट मींस दैट बोथ द पार्ट यू आर फीडिंग टू द फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है, विच सिग्नल यू आर गिविंग बैक टू द इनपुट, जो सिग्नल आप इनपुट पे वापस दे रहे हो वो सिग्नल आपका क्या करेगा, यानी यहाँ पे आपको ये चाहिए, यहाँ ध्यान से समझिए, ये तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, मुझे यहाँ पे सेम फेज में नहीं चाहिए क्योंकि दूसरे वाला प्रायिकता करेंगे, दूसरी कंडीशन। तो यहाँ से यहाँ आने में सेम ही आ रहा है, जैसा ये यहाँ आ रहा है ऐसा ये यहाँ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, तो कुछ फेज शिफ्ट हुआ ही नहीं इसमें, तो ये क्या आएगा 0 डिग्री फेज शिफ्ट। आने में बात समझ, जैसा सिग्नल यहाँ था यही तो था सिग्नल, और ऐसे सिग्नल आपको यहाँ दे दिया आपने वापस बिना किसी फेज शिफ्ट के, समझ में आ रहा है? ये जैसा यहाँ था ये ऐसे ही तो आ गया, यहाँ से सिर्फ एम्पलीफाई कर दिया आपने, एम्पलीफाई इसमें भी किया, एम्पलीफाई इसमें भी किया, पर इसमें एम्पलीफाई 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर दिया, इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं किया। कितने डिग्री का फेज शिफ्ट, जैसा इनपुट जैसा था फीडबैक के इनपुट पे ऐसे फीडबैक के आउटपुट पे है, ठीक है। और फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल अगर डिफरेंट फेज में हो तो वो क्या कहलाएगा,
आएगा नेगेटिव फीडबैक सिग्नल। टोटल फेज शिफ्ट कितना आया 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो नेगेटिव फीडबैक में आपका क्या आएगा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। अब एक चीज और सुनो, अब एक तो ये था इनपुट सिग्नल, ठीक है, और एक था आपका फीडबैक सिग्नल, ठीक है। तो ये क्या है डिफरेंट फेज में है, तो यहाँ पे गेन बहुत ज्यादा एम्पलीफाई नहीं होगा, गेन कम होगा ना, इसके कंपैरेटिव इसका गेन कम होगा ना। अलग अलग फेज में ये दोनों सेम फेज में थे, तो एक ये ऐड होकर अब क्या हो गया और एम्पलीफाई हो गया, लेकिन एक इस फेज में और एक इस उल्टे फेज में, तो क्या होगा दो लाइनों, देखो ये दो चौक्स हैं, ऐसे समझो दो चौक्स हैं, ठीक है। अगर मेरे को एक के साथ एक जोड़ो, ठीक है, एक के साथ एक जोड़ो तो क्या हो जाएगा लाइन बड़ी हो जाएगी, और अगर मैं क्या करूं आगे पीछे रख दूं तो क्या हो जाएगा लाइन बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेन है वो पॉजिटिव फीडबैक से क्या आता है कम आता है, पॉजिटिव फीडबैक से वहां पे गेन कम आता है। समझ आ गया मेरी बात? तो ये हो गया आपका एम्पलीफायर वो पॉजिटिव फीडबैक, ये हो गया आपका नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में 360 और नेगेटिव फीडबैक में 180, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और ध्यान रख लो कि नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक को हम कम यूज करते हैं एम्पलीफायर्स में। उसका रीजन ये है कि जो आपका नेगेटिव फीडबैक है उसमें आपका गेन तो कम होता है पर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। जो हम अब तक ये पढ़ के आ रहे हैं दिस वन, ये हमेशा ऐसा डायग्राम बनाया जाता है, ये नेगेटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक में गेन तो बहुत ज्यादा मिलता है, गेन तो बहुत बढ़िया मिलता है, लेकिन उसमें विरूपण डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा मतलब शेप आपकी बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है। समझ आ गया? बैंडविड्थ की चौड़ाई कम मिलती है, तो जब बैंडविड्थ की चौड़ाई, तो मैं ये कह रही हूं कि ये है और एक ये है, तो गेन तो यहाँ ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी देखो कितनी कम है, इतनी कम रेंज में। अगर ये 50 से 60 हर्ट्ज है और ये 50 से 200 हर्ट्ज है, तो इसमें ज्यादा सिग्नल एम्पलीफायर हो रहा है ना इस रेंज में, और इस रेंज में क्या हो रहा है कम हो रहा है। समझ आ रही है बात? तो यानी एक तो विरूपण कम हो रहा है, तो सिग्नल विरूपित, क्योंकि शॉर्ट पल्स होगी ना तो हार्मोनिक प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, जो कल हम बात कर रहे हैं शॉर्ट पल्सेस पे, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल कम आएंगे तो सिग्नल बार बार चेंज होगा, तो वो क्या कंसीडर करोगे आप शॉर्ट पल्स, तो शॉर्ट पल्स में आपका जो सिग्नल है वो ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगा, तो इसीलिए पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल में आपका सिग्नल डिस्टॉर्टेड ज्यादा होता है क्योंकि बैंडविड्थ की चौड़ाई कम है, सब गेन ज्यादा होगा। तो इसमें हम पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर को यूज कम करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसको यूज नहीं करते। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, जहां पे सिर्फ आपको गेन देखना हो, लेकिन जब आप सिग्नल बोलोगे अपने घर के सिस्टम यूज करोगे वहां आपको गेन नहीं, आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो वहां पे आप नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर को यूज करो, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब एक चीज मैं और बताऊं, उसे कंप्लीट करके तभी से रोक, कल में हमारे वाला चैप्टर और पूरा हो जाएगा 101%, 1.5 घंटे में। आपको कुछ समझाना बंद हो गया क्या? अरे नहीं, ये बंद नहीं हो, चल रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सुनो, इसे बंद कर देती हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो है बच्चों को कंप्लीट करती हूँ। देखो मैं दूसरा स्टार्ट करूँ, दूसरी वीडियो,